हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स की यूनिट सेकेंड का हम जो कल टॉपिक चल रहा था अटलांटिक पॉइंट्स एलोपैथी बिंदु, उसी का ही एक एप्लीकेशन है ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव, तेल निमंजन अभिदृश्य, हिंदी में ये बोलते हैं। तो उसी को करेंगे। ये है क्या, बेसिकली अटलांटिक पॉइंट का एप्लीकेशन है। अब अटलांटिक पॉइंट या एलोपैथी बिंदु क्या है वो आपने कल पढ़े थे कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अगर हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनानी है तो इस टाइप से इमेज बने कि उसमें क्या हो, दोष मुक्त हो, जिसे मैंने क्या बोला था, एक स्पेसिफिक टर्म बोली जाती है विपथन या फिर एबरेशन। अब ये दो टाइप का, इसमें अलग अलग टाइप है वैसे इसके बहुत सारे। तो एलोपैथी बिंदु क्या करते हैं, गोलीय विपथन, कोमा विपथन और क्रोमैटिक यानी कि वर्ण विपथन से मुक्त कर देता है। यानी कि इमेज ऐसी बनती है जिसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो, कोई भी दोष। अब दोष कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ इमेज के लिए यानी कि एक बिंदु ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एक बिंदु पॉइंट, एक पॉइंट इमेज के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि बिंब बिंदु के लिए, बिंदु बिंब के लिए उसकी पॉइंट इमेज मिले, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारी इमेज ना मिले ऐसा हो, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर कुछ और हो लेकिन इमेज का कलर कुछ और मिले। तो इस टाइप के जो दोष हैं उन्हें बोलते हैं विपथन या फिर एबरेशन। तो इसको दूर करने के लिए एलोपैथी बिंदु लिए गए थे। वो कैसे थे कि अब कल हमने देखा था कि इस टाइप की जो सरफेस थी इसमें दो पॉइंट, ये सेंटर ले लो, ये ओ ले लो, ये आई ले लो, इस टाइप से था कि आई पे अगर आप ओ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज आई पे बनेगा, या फिर इसके अपोजिट करते हो, आई पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज ओ पे बनेगा। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है लेकिन बनेगी यही, जिनकी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस थी r/μ और r/μ। तो जब इन डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट रखी जाएगी इस पे तो इमेज यही बनेगी। इस टाइप से क्या था, उसमें क्या एबरेशन फ्री हो गया था, यानी कि एबरेशन को खत्म करने के लिए अटलांटिक पॉइंट लिए थे। तो कल हमने ये वाला कर दिया था जिसमें हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट करी थी r/μ, यानी कि इतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी और दो अटलांटिक पॉइंट्स आई और ओ थे जिनकी हमने डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अटलांटिक पॉइंट्स एंड ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। तो टॉपिक का नाम लिख रही हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ अगर ये देखें कि एप्लीकेशन यानी कि जो एलोपैथी बिंदु थे उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको ये जो अटलांटिक पॉइंट्स थे उनको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए ये एक ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लिया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं तेल निमंजक। आई थिंक यही बोलते हैं निमंजक अभिदृश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा टेलीस्कोप वगैरह, तो उसमें क्या है, दो लेंसेज होते हैं टेलीस्कोप में। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस को हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस और आईपीस को हिंदी में आई थिंक बोलते हैं नेत्रिका। तो ये क्या होता है, ये टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में होती है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कोई भी चीज की माइक्रो इमेज थोड़ा सा बड़ा दिखाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा लेंस होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पास पड़ा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने माइक्रोस्कोप में रखा है तो उस ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और आईपीस क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम अपनी आंख से देख रहे होते हैं तो हमारी ह्यूमन आई के पास का जो लेंस होता है उसको बोलते हैं आईपीस। तो ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा उसके पास ऑयल को रखा जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया गया था जिससे क्या देखा गया था कि जो इमेज बन रही है कि एक्चुअल में वो इमेज इन सब से जो एबरेशंस थे उससे फ्री हुई या नहीं, यानी कि विपथन उसमें था या नहीं।
विपतन को फिलहाल के लिए सिंपली बस समझ लो कि वो है क्या, सिंपल लैंग्वेज में वो दोष है, ठीक है। तो जो हम सेकंड यूनिट करेंगे तब देखेंगे ब्रीफली कि जो एबरेशंस हैं वो क्या है। तो इसके लिए क्या किया गया था, नॉर्मल जो होती है माइक्रोस्कोप्स या टेलीस्कोप्स, उसमें क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक ही क्या होता है, आईपीस होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस को इंग्लिश में याद रखोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा और आईपीस मतलब जो आंख के पास है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया था, जब ये प्रैक्टिकल किया गया था तो इसमें एक हाई पावर वाली माइक्रोस्कोप ली गई थी। अब जब पावर हाई है यानी कि एक ऐसी माइक्रोस्कोप ली गई थी जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस सिर्फ एक ही लेंस से ना मिलकर बना हो, उसमें अलग अलग बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन था। तो वो कैसे था, इस टाइप का था। मैं एक बार वो डायग्राम बना रही हूँ। एक सेकंड, इस वाली चीज ये मैं हेडिंग यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इतनी इरेज। तो ये इस टाइप से क्या है, ये किसी माइक्रोस्कोप का एक ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो 3 अलग अलग टाइप के लेंसेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा है, अर्धगोलाकार या फिर हेमिस्फेरिकल लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं मेनिस्कस लेंस। मेनिस्कस लेंस को हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक लेंस। नवचंद्रक मतलब मून के शेप का है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेनिस्कस लेंस। तो ये जो लेंस है और ये थर्ड लेंस लिया गया, ये तो नॉर्मल है, एक टाइप से ये कन्वेक्स हो सकता है। देखो ये थर्ड लेंस लिया गया, इस टाइप से ये 3 किसी भी माइक्रोस्कोप का जिस माइक्रोस्कोप पे ये प्रैक्टिकल देखा था उसमें क्या ऑब्जेक्टिव लेंस इन 3 टाइप के लेंसेज से मिलकर बना हुआ है। हेमिस्फीयर लेंस L1, L2 और L3 के कॉम्बिनेशन से मिलकर ऑब्जेक्टिव लेंस बना है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके पास ही हमें कोई ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी, तो वो ऑब्जेक्ट हम O पे रख रहे हैं, मान लो O पे रखा था तो हमने उसको O बोल दिया। और O से अगर आपने कल वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि O से हमने किस डिस्टेंस पे r/μ डिस्टेंस पे क्या किया हुआ था, ऑब्जेक्ट को रखा था, जहाँ पे म्यू क्या है, ये जो जिस मटेरियल का अगर आपने कल देखे हैं तो हमने इस टाइप की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया था, इसका अपवर्तनांक म्यू था। तो यानी कि ये जो लेंसेज है इनका अपवर्तनांक भी क्या होगा, म्यू होगा। अब इसका नाम ऑयल इमर्जन यानी कि ऑयल क्यों आया, क्योंकि जिस लेंस का मतलब जो लेंस है उसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू। तो उसी इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ऑयल आता है, वो इसके बीच में भरा गया था। उस ऑयल को बोलते हैं सेडार ऑयल, देवदार का तेल। देवदार का तेल क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। किया क्या गया बेसिकली, एक हमने हेमिस्फीयर लेंस लिया, यहाँ पे कोई एक स्लाइड लगा दी, उस स्लाइड और लेंस के बीच में क्या इस टाइप से हमने क्या कर दिया, तो देखो ये कोई एक स्लाइड रखी, इस स्लाइड के अंदर इस स्लाइड और ये जो लेंस था इन दोनों के बीच में ऑयल भर दिया। और प्रैक्टिकल ऑयल सीखिए इसलिए इसका नाम ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव था। अब ऑब्जेक्टिव क्यों है, अभिदृश्य क्यों है, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में रखा गया, ठीक है। अब देखो कल वाले टॉपिक में आपने देखा था जो अटलांटिक पॉइंट्स थे उनकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किससे थी, सेंटर से, ये r/, है r/μ डिस्टेंस से था O पॉइंट, और एक I पॉइंट था वो किस डिस्टेंस से था, r/μ डिस्टेंस से था। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखी है, जिसका हमें इमेज चाहिए, जिस वस्तु का, वो हमने O पे रखा है, तो वो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, मान लिया r/μ डिस्टेंस पे, ठीक है। और ध्यान रखना जो ऑयल है सेडार ऑयल और जो लेंस है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है।
तो देखो क्या होता है इस ऑब्जेक्ट से, अब देखो आपको पता होगा कनकेव और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल और कनकेव को क्या बोलते हैं अवतल। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है इस टाइप का, बीच में से मोटा और साइड से पतला। और कन्वेक्स कैसा होता है इस टाइप का, बीच में से थोड़ा सा पतला और साइड्स में से मोटा। ये क्या करता है जो भी इमेजेस, जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको क्या करता है किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, यानी कि कन्वर्जेंस नेचर का होता है। अभिसारी, आई थिंक अभिसारी बोलते हैं। और ये इसकी अपोजिट क्या करता है, जैसे ही रेज आती है उनको यूं फैला देता है। वो बस कहीं मिलती हुई इस तरीके से मीट करती हुई दिखाई देती है हमें। ये तो मैं बस बेसिक बता रही हूँ, ये कोई इसमें बताने वाला नहीं है। बताने का रीजन क्या था कि ये जो लेंसेज हैं वो कैसे हैं, बीच से मोटे हैं और साइड से ये पतले हैं सारे लेंसेज। वो वाला लेंस भी देखो बीच से मोटा और साइड से पतला है। मतलब ये जितने भी लेंस होंगे वो कैसा काम करेंगे, कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी किसी एक पॉइंट पे उसको कन्वर्जेंस करेंगी उसका, यानी कि एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देंगी, उसको अभिसारित कर देंगी। बस ये वाली चीज़ बताने का यही रीज़न था। तो इसको आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये सिर्फ समझाने के लिए ये वाली चीज़ बताई है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से मान लो कोई रेज आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से मान लो कोई किरण आई लाइट की, वो यूं गई, वो यूं गई इस टाइप से। अब लेंस कैसा है, एक टाइप से ये उत्तल लेंस की तरह है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट की रेज आएंगी उन सबको क्या कर देगी, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगी। अब कल वाले टॉपिक में क्या हुआ था कि इस टाइप से जो आ रही थी सेंटर से, ये O था, यहाँ पे कोई आई ले लो, यहाँ से कोई भी रेज आ रही थी तो इस टाइप से नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ये कैसा मीडियम था, चलो वो मीडियम छोड़ दो, डेंसर रेयरर उसको एक बार छोड़ दो। तो यहाँ से इस टाइप जा रही थी, फिर हम इसको पीछे की ओर मिला रहे थे तो आई पॉइंट पे मिल रही थी और हमें इमेज मिल रही थी। वैसे ही ये जो लेंस है ये भी किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, एक टाइप से उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जितनी भी रेज आएंगी उनको किसी एक पॉइंट पे ये कन्वर्जेंस कर लेगी, फिक्स कर लेगी। तो जैसे ही इस आई से, इसमें मैं एक सेंटर की लाइन ड्रॉ, इस जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें आई तो उसको क्या जो पीछे की ओर मिलाएंगे, एक सेकंड को, इस टाइप से रेज आएंगी तो इसको क्या हम यूं पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या कुछ इमेज सी दिखाई देगी। इसको मैं एक बार अलग पेन से शो कर देती हूँ। आई थिंक रेड से ये सही विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या इमेज बन जाएगी, इसको मैं I1 दे दूँगी। अब ये जो इमेज I1 है ये कैसी होगी, अगर अविपति बिंदुओं की तरह ट्रीट करवा रहे हैं, इसी डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो मतलब इस लेंस से जब वापस की ओर पीछे की ओर मिलाया, L2 लेंस से जो रेज आई वो कैसी होंगी, गोलीय और कॉमा दोनों विपत्तनों से मुक्त होगी। ये प्रैक्टिकली देखा गया था। अब अगर L1 के लिए O पे ऑब्जेक्ट पड़ी है और I1 पे इमेज पड़ी है, तो अब जो L2 लेंस होगा उसके लिए I2 तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि अब इसको कैसे लग रहा है पीछे की ओर मिलती हुई, जैसे यहाँ से रेज आ रही है I1 से, तो अब लेंस L2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इससे जैसे ही रेज फिर से यूज आएंगी इस वाले लेंस पे, थोड़ा सा ये छोटा है तो इस टाइप से बन गया, तो इसको फिर से ये पीछे की ओर इसको मिलती हुई दिखाई देंगी और ये क्या करेंगे इस तरीके से I2 पे मीट करेंगी। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। तो देखो जैसे ही अलग अलग मेरे अकॉर्डिंग आपको कलर्स थोड़े डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे अभी। तो देखो जैसे O2 पे O पे, ये पॉइंट O है, इसको मैं इस साइड लिख देती हूँ। पॉइंट O पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखी तो इस L1 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो जैसे ही इससे रेज लेंस से वापस आई पीछे की ओर मिलाने पे I1 पॉइंट पे हमें क्या, ये I1 पॉइंट है, I1 पॉइंट पे हमें क्या उसकी इमेज मिली। और फिर हमने क्या किया, अब I1 पे जो इमेज मिली वो इस L2 लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो जैसे ही इससे लाइट गई, इससे रेज गई, तो ये भी क्या करेगा, उसको क्या कन्वर्ट करेगा, उसको अभिसारित करेगा और फिर उसको पीछे की ओर जैसे ही हम मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, I2 पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेज गई
उसको हमने पीछे की ओर मिलाया तो I2 पे क्या मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा हमें, इमेज बन जाएगी। अब I2 के लिए जो इमेज आई है वो इस L3 के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर इससे जो हमें इमेज मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी, बेसिक क्या होगा, इसमें हर एक लेंस से जैसे जैसे रेज मिलेगी पीछे की ओर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसमें क्या होगा, जो एबिरेशन है, विपथन है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि ना तो उसमें गोलीय विपथन रहेगा ना ही कोमा विपथन रहेगा। और ये L3 क्या कर देगा, जो क्रोमैटिक विपथन आ रहा है यानी कि कलर से रिलेटेड जो दोष आ रहा है उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली देखा गया था कि इस टाइप से अगर ऐसे कोई माइक्रोस्कोप लिया, ये उसका ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाया है, आईपीस नहीं दिखाई है, तो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस इन तीन लेंसेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ था। तो जो ऑब्जेक्ट थी, जो बिंब है, उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो हमें कैसा मिल गया था, जिसमें गोलीय, कामा और वर्ण विपथन तीनों लिखे। तो ये इसकी थ्योरी थी बेसिक मेरे। इसके बाद देखो क्या हुआ फिर। अब इसमें अगर मैं एंगल का देखूं तो इस टाइप से मैंने ये शेप बना दी है पहले वाले लेंस की, इस टाइप की, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये मैंने क्या ले लिया, इसका सेंटर ले दिया, यहाँ से यू रेज जा रही थी तो मैंने इस टाइप से जैसे ये लाइन है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे r/μ डिस्टेंस पे क्या पड़ा है, ये r/μ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट O पड़ी है, उससे मैंने इनका एक IA की इमेज ले ली, वो किस डिस्टेंस पे पड़ी है, r/μ डिस्टेंस पे। अब ये r/μ और r/μ कैसा है, ये कल वाले लेक्चर से आपको पता चलेगा। तो ये मैंने मान लिया I1 पॉइंट पे दिखा रही हूँ। तो इस अब देखो अगर मैं इसको इसके यहाँ से मिलाऊँ तो मैंने मान लिया कि इधर θ1 एंगल बना रहा है, सिमिलरली यहाँ से बनाऊँ तो इधर क्या है, θ2 एंगल बन रहा है। ये एक टाइप से इधर से भी मिलाऊँ तो ये कोण की तरह काम करेगा। हमें क्या देखना है, एंगल देखना है कि ये एंगल θ1 क्या आएगा, θ2 कैसा आएगा। यानी कि एंगल जो है अगर देखें तो देखो ये एंगल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, फिर उसके कंपैरिजन ये छोटा है। अगर हम और बैंड करेंगे I2 के लिए देखेंगे तो वो इनसे भी छोटा एंगल निकलेगा। तो एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं, tan का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं tan θ1 देखूँ, यानी इसको कोई मैं नाम दे देती हूँ A पॉइंट, COA, इस वाले ट्रायंगल से देखूँ तो मुझे क्या tan θ1 की वैल्यू देखूँ तो वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर यानी कि AC की वैल्यू मेरे पास R है। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस R है, ओवर में ये AC मैं रख कर रही हूँ, सिर्फ R लिख दूंगी। ओवर में क्या डिस्टेंस आएगी, r/μ, तो r/μ यानी कि μ। तो अगर मैं θ1 देखूँ तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स μ की इक्वल। सिमिलरली मैं अगर ये कोण देखूँ, इस वाले ट्रायंगल को देखूँ, कौन से ट्रायंगल को, IAC को, तो इस वाले ट्रायंगल से tan θ2 की वैल्यू आएगी जो कि क्या आएगी, ये तो सेम ही है, परपेंडिकुलर तो R। अब इसमें ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है C से I की, r/μ। तो यहाँ से अगर मैं θ2 की वैल्यू देखूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, वो कितना आ रहा है, tan इनवर्स, R से R कैंसिल हो रहा है, 1/μ। तो θ1 में म्यू आ रहा था tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/μ आ रहा है। इसका मतलब एंगल जो है वो कम होता हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं I3 के लिए लूँ, I2 के लिए, तो एंगल और भी कम होगा। तो ये तो था ऑयल इमर्जन का प्रैक्टिकल कि एंगल को किस टाइप से लेना है, θ1 एंगल इस टाइप से लेना है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से θ1 एंगल बनाएगा और θ2 को इस टाइप से लेना है। ये है क्या अटलांटिक पॉइंट का एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकली देखा गया था कि किस तरीके से जो हमें किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिल रही है वो कैसे एबरेशन फ्री होती है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, अटलांटिक पॉइंट। इसके तीन आगे थे, अटलांटिक पॉइंट और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अटलांटिक पॉइंट फाइंड करना, और ये ऑयल इमर्जन वाला प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी हमारा, वो है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन को देख रहे हैं कि कोई स्फेरिकल सरफेस हो। स्फेरिकल सरफेस मैंने इस टाइप की बनाई है। वो होती क्या, अगर हम देखें तो किसी स्फीयर
स्फीयर का ही एक पार्ट लिया होता है स्फेरिकल सरफेस में, ये वाला, ठीक है। तो है ये एक स्फीयर का ही कटा हुआ पार्ट। तो हम इसका रिफ्रैक्शन देख रहे हैं कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस होगी तो उससे कोई लाइट की रेज आ रही है तो उसका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तनांक होता कैसा है, इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव होगा μ2/v माइनस μ1/v, सॉरी ये u है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये रिफ्रैक्टिंग के लिए ये रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस टाइप से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वही इसमें बेसिक करना है और इस वाले फॉर्मूलाज का आगे यूज आएगा, तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को करते हैं। तो देखो मैंने मान लिया कि ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, किसी स्फीयर का ही एक पार्ट होता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका कोई पोल है, ध्रुव है, तो इस पोल से जो एक्सेस निकलता है, जो अक्ष गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये इसका कोई मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक है। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लिया कि मैंने इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और इसके अंदर मीडियम क्रिएट किया जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ2, और ये इस टाइप से लिया गया कि μ1 जो है वो μ2 से कम हो। अगर जिस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है, रेयरर यानी कि विरल माध्यम, और दूसरा क्या होता है, सघन माध्यम यानी कि डेंसर। मैं यहाँ पे सघन लिख देती हूँ, ठीक है। अब इतना तो पता है कि यहाँ पे मैं कोई इमेज रख रही हूँ, अगर इस साइड मैं इमेज रख रही हूँ तो यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर लाइट की किरणें जाएगी, प्रकाश रहेगा, तो अपवर्तन तो हो रहा है क्योंकि सरफेस ही हमने ऐसे लिए जो रिफ्रैक्शन कराएगी, तो अपवर्तन होने से वो क्या होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल यानी कि अभिलंब की ओर बेंड हो जाएगी। अगर इसके अपोजिट होता है, सघन से विरल में जाएगी, तो वो क्या है, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे टू नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ए मान लिया। अब इस पॉइंट ए से मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, यानी कि यहाँ पे कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट पड़ी है जिसका हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो मैंने मान लिया कि ये किस डिस्टेंस पे पड़ी है, u डिस्टेंस पे पड़ी है। एक चीज आपको पता होगी, साइन कन्वेंशन, इसमें ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन आता है कि ये पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है, तो इस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और इस साइड की डिस्टेंसेस क्या होती है, नेगेटिव। ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाली डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो ये पोल साइन कन्वेंशन में होता है। जब भी आप ऑप्टिक्स कर रहे हो ना, तो आप क्या है, जितनी भी पोल से डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी, और इसके पोल के इस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगी। तो साइन कन्वेंशन का यूज जब आप करते हो तो दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, हम जब ये u और यानी कि जिस टाइप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम u को नेगेटिव ले देंगे, एक तो ऐसा होता है, या फिर दूसरा क्या होता है, हम जिस फॉर्मूला पूरा ड्राइव करें और एंड का रिजल्ट लें, उसके अंदर हम नेगेटिव यानी कि बाद में साइन जो है वो यूज करें। तो मैं बाद में यूज करूंगी, अगर आपको पहले साइन कन्वेंशन लगानी है तो आप पहले लगा देना, जब मैं यूज करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपको पहले साइन कन्वेंशन यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो ए है, इस वाले पॉइंट से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब इतना तो आपको पता होगा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, अगर ये मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है r, ये r पॉजिटिव होगा, u जो है वो नेगेटिव में होगा क्योंकि पोल के दूसरे साइड है, दूसरे साइड वाली नेगेटिव और इस साइड वाली पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर हाइट लेंगे तो वो ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव है। तो जितना भी नॉर्मल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सेंटर से गुजरता है, तो वो मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इसके और बेंड हो जाएगी, इस टाइप से झुकी। वैसे तो इसको यूं जाना चाहिए था अगर कोई कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल नॉर्मल से बनाता है, ये मैंने एंगल आई ले दिया, ये एंगल ले दिया आर। आर क्या है, अपवर्तनांक का कोण, और आई क्या है, आपतन का कोण, आपतित किरण का कोण। इसको मैं अलग पेन से लिखूंगी, ये उधर शायद विजिबल नहीं हो रहा। ये आई है, ये आर है। मैंने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा कोण बना रही है इधर, ठीक है, और ये मान लिया कि ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये मैंने मान लिया कि ये कोई एक एंगल गाँव है। यहाँ पे क्या है, हमें इमेज मिल जाएगी जिसको मैं
नाम दे देती हूँ बी दे देती हूँ, या इसको ओ, इसको चलो ओ और आई दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ऑब्जेक्ट पे जहाँ लिखा है उसको ओ दे दिया, जहाँ पे इमेज बन रही है उसको आई दे दिया, और मैंने मान लिया कि ये जो इमेज है वो क्या कर रही है, आई डिस्टेंस पे पड़ी है। ध्यान रखना यहाँ मैंने यू और वी को डिस्टेंस किया है, स्पीड नहीं लिया। जो पहले वाले फॉर्मेट प्रिंसिपल थे उसमें मैंने स्पीड ली थी इसको, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, जो कि मान लो पी डैश पे आ रहा है। तो ये पी और पी डैश की जो डिस्टेंस है ये बहुत ही माइनर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए पी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा ए पी डैश के, जो कि यू है। यू अगर साइन कन्वेंशन यूज करो तो यहाँ पे माइनस यू रख देना, मैं बाद में साइन कन्वेंशन यूज करूंगी तो मैं बाद में लिख दूंगी। अगर आप अभी कर रहे हो तो यहाँ पे जहाँ मैं यू लिख रही हूँ वहाँ आप नेगेटिव में यू लिख देना। फिर दूसरा क्या है, पी सी जो है वो ऑलमोस्ट पी डैश सी के इक्वल है, जो कि आर है, और पी आई जो है वो भी ऑलमोस्ट पी डैश आई के इक्वल है, जो कि कैसा है, वी। ठीक है, चलो आप लिख दो चाहे तो ये जो है P और P डैश के बीच का पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, यहाँ पे तो फिर भी दिखाई दे रही है लेकिन एक माइनर सी डिस्टेंस है, तो वो इस टाइप से है। अब देखो मुझे पता है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो वो क्या आएगा, साइन ऑफ आई ओवर में साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन के, क्योंकि लाइट क्या है, म्यू टू मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम में जाती है म्यू टू ओवर में म्यू वन। ठीक है, इफ आई एंड आर एंगल जो है वो बहुत स्मॉल है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो आपको पता है साइन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, tan थीटा भी थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, cos 1 में होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर एंगल बहुत छोटा है, नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, अगर एंगल बहुत छोटा है तो मैं लिख सकती हूँ एंगल आई जो है, मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल टू आई है, एंड साइन आर जो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू आर है। तो आई ओवर में आर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक, म्यू टू ओवर में म्यू वन, ये एंगल है, ध्यान रखना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू वन इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर। इसको कोई इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको आप इसी तरीके से करोगे जैसे मैं करवा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा इजी है बुक के कंपैरिजन। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मैं एक ट्राइंगल लूंगी, कौन सा, इसको मैंने नाम दे दिया एन, नॉर्मल ड्रॉ करा तो एन दे दिया। मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ओ एन पी, इसको मैं इधर बना भी दूंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए, इस तरीके का ये एंगल लिया है ओ एन पी की जगह मैं चाहे पी लिखूँ चाहे पी डैश लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि मैंने दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत माइनर ली है। तो इस एंगल को मैंने अल्फा लिया था, यहाँ से ये एंगल आई बना रहा है, और कोई मैंने एंगल नहीं यहाँ पे पुट किया, ठीक है, इतना बड़ा है, ये वाला ट्राइंगल नहीं चाहिए क्योंकि इधर एंगल ही नहीं लिखा, मुझे ट्राइंगल चाहिए ये वाला ट्राइंगल चाहिए। एक मिनट में बता रही हूँ कौन सा ले रही हूँ। ओ सी एन, ये एंगल आई था, ये अल्फा था, ये बीटा था, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ओ सी और आई, इतना वाला ट्राइंगल। तो इसको लेने का रीजन क्या, एक थ्योरम होती है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल है, आंतरिक कोण है, उसका योग बाह्य कोण के योग के इक्वल होता है, ये एक थ्योरम है। तो इस ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकती हूँ, वो वाली थ्योरम से कि इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल यानी कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आई के इक्वल है। सिमिलरली मैं क्या लेती हूँ, ट्राइंगल मुझे आर की एक वैल्यू चाहिए, तो मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ, कौन सा ट्राइंगल, एन सी और आई, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है अभी, इसको याद है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी ट्राइंगल लिया है इस टाइप का जो बना हुआ था, गामा एंगल, अल्फा एंगल, यहाँ पे एक बीटा एंगल बन रहा था, सी आई और एन, ये वाला ट्राइंगल लिया है, उस वाले से मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे बनाने का रीजन क्या था
यहाँ पे मुझे पता है कि इस ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल है आर और गामा, आंतरिक कोण, तो उसका सम भी किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इसके सामने लिख दो, ये डायग्राम आप एग्जाम में भले मत बना के आ देना, यहाँ पे सीधा लिख देना बाय ट्रायंगल ओ सी एन, यहाँ लिख देना बाय ट्रायंगल एन सी आई। तो मुझे क्या पता चला, आंतरिक कोण r प्लस गामा का योग जो है वो बाह्य कोण बीटा के इक्वल है। ऐसा करने का रीजन क्या है, मुझे i और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं r की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, बीटा माइनस गामा। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। ध्यान रखना ये एंगल है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इंटू वन, तो इक्वेशन एक में सेकंड और थर्ड का यूज करती हूँ। तो म्यूट वन, आई की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है, म्यूट टू, आर की वैल्यू पड़ी है बीटा माइनस गामा। इसको कोई इक्वेशन दे दो फोर्थ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इसका एंड में रिफ्रैक्शन देखना है कि किस टाइप का होगा, तो उसके लिए मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल ले सकती हूँ। मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगी अभी, ओ पी और एन। चाहे मैं ओ पी एन बोलूँ चाहे ओ पी डैश एन बोलूँ, बात एक ही है, क्योंकि पी और पी डैश के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ले रही हूँ ये वाला चीज़। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय ट्रायंगल ओ पी एन। अब आप ओ पी एन या ओ पी डैश एन लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा ये एंगल, अगर मैं टेन थीटा लगाऊँ, क्योंकि टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो यहाँ से देखो, अगर मैं टेन अल्फा निकालूँ तो टेन अल्फा की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एन पी लिखूँ चाहे पी एन लिखूँ, बात एक है। सॉरी, पी एन लिखूँ चाहे पी एन डैश एन लिखूँ, एक ही बात है। ओवर में ओ पी यही आएगी। सिमिलरली मुझे टेन बीटा चाहिए, तो मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ। चलो पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास टेन अल्फा जो है एंगल बहुत स्मॉल होने पे ऑलमोस्ट अल्फा किसके इक्वल आया, ये वाली डिस्टेंस ओवर में ये, यानी कि पी एन ओवर में ओ पी, यही थी। अब मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी एन की वैल्यू मेरे पास पी एन ही है और ओ पी की वैल्यू मेरे पास यू है। अब अगर आप साइन कन्वेंशन लगा रहे हो स्टार्टिंग में ही, तो आप यू की जगह माइनस यू लिख देना। मैं एंड में लगाऊंगी तो मैं एंड में लिखूंगी। अगर आप यहाँ पे यू की जगह माइनस यू लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है। तो अभी मैं दूसरा बीटा की वैल्यू निकालती हूँ। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, कौन सा, एन सी पी या फिर पी डैश, एक ही बात है। तो बाय ट्रायंगल एन पी सी, यही नाम था। ये ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, ये वाला एन पी और सी। तो यहाँ से मैं टेन बीटा देखूँ तो वो मेरे पास क्या निकलेगा, एन पी ओवर में आर, क्योंकि मेरे पास पी सी की वैल्यू आर पड़ी है तो वो मैं पुट कर देती हूँ। तो टेन बीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बीटा किसके इक्वल आएगा, एन पी ओवर में पी सी, जो कि क्या है पी एन या एन पी ओवर में आर। साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो आर पॉजिटिव है, यू के साथ नेगेटिव लिख देना। मैंने यहाँ पे नेगेटिव भी लगाया फिलहाल। तो अभी मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, तो मैं गामा भी ऐसा ही लूंगी कि मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे तो आप ये भी ले सकते हो, ये ट्रायंगल एन पी आई, लेकिन मैं क्या लूंगी, सॉरी एन सी आई, मैं लूंगी एन पी आई, ताकि ये डिस्टेंस सब में कॉमन आ जाए। तो वैसा करने पे मेरे पास गामा की वैल्यू क्या आएगी, एन पी ओवर में पी आई, जो कि मेरे पास बी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बाय ट्रायंगल एन पी आई, टेन गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट गामा, जो कि किसके इक्वल है, पी एन ओवर में वी का। साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो वी पॉजिटिव ही आएगा, बस आप यू की जगह नेगेटिव लिख देना। तो मेरे पास जो मुझे मेन चाहिए था फोर्थ इक्वेशन में यूज करने के लिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, वो मेरे पास आ चुकी है। इनको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, ये दे दो 5, ये दे दो 6 और ये दे दो 7। तो इक्वेशन 5, 6 और 7 को मैं इस फोर्थ में यूज करती हूँ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th,
इंटू फोर्थ, तो मेरे पास क्या आएगा, μ1 इंटू क्या था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की मेरे पास वैल्यू पड़ी है Pn ओवर में u और बीटा की पड़ी है Pn ओवर में r, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ Pn ओवर में u प्लस Pn ओवर में r इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस गामा। μ2 बीटा की वैल्यू मेरे पास पड़ी है Pn ओवर में r, गामा की वैल्यू क्या है Pn ओवर में v। बीटा माइनस गामा था तो वो माइनस वो वाला है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, Pn सब में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन लेके मैं काट सकती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आई μ1 ओवर में u प्लस μ1 ओवर में r इक्वल्स टू μ2 ओवर में r माइनस μ2 ओवर में v। मैं क्या करती हूँ, r वाली टर्म को एक साइड लिख देती हूँ, तो क्या आएगा μ2 ओवर में v इधर ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा, प्लस μ2 ओवर में u इक्वल्स टू μ2 ओवर में r इधर जाएगा तो μ2 ओवर में r, μ1 ओवर में r कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करती हूँ, साइन कन्वेंशन बाय साइन कन्वेंशन। अगर आपने वहां पे यूज करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस u लिख देना, तो आपका सब जगह u के साथ नेगेटिव नेगेटिव चलता जाएगा। मैं अभी यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि u की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, माइनस का आई थी, ये μ1 है, μ1 ओवर में u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं r एलसीएम लूँ तो μ2 माइनस μ1 ओवर में r हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 ओवर में r। तो ये है हमारा एंड रिजल्ट, जो कि क्या है, अगर किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्शन कराने के लिए हमें u और v यानी कि ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा, इस टाइप का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर अभी ये u मैंने नेगेटिव कैसे लिखा है, तो देखो पोल से इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव है, ये पोल था, पोल से इस साइड u है तो u नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे ये u नेगेटिव शो कर रहे हो तो फिर सारी जगह साइन कन्वेंशन आपको लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, सब जगह u की जगह u का नेगेटिव यूज करना। मैंने बाद में यूज किया तो इसीलिए मैंने वहां पे सिर्फ u लिखा था, या इधर नेगेटिव पड़ा है। तो ये वाला टॉपिक देखो, ये जो ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप सबको अगर एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरी बार आप खुद डेरिवेशन को ट्राई करोगे तो आपके लिए इनको करना इजी हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन को इतना टफ नहीं है। मैंने सिर्फ एंगल को स्मॉल लेके यहाँ पे एक थ्योरम लगाई है, जो कि क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के सम के इक्वल होता है, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के इक्वल होता है। तो वो मैंने लगा करके, मुझे आई और आर की वैल्यू चाहिए थी, तो वो मैंने वैल्यू फाइंड करी। फिर मुझे अल्फा बीटा और गामा तीन टर्म आ रही है, तीन एंगल्स, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो मैंने क्या कर दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से tan अल्फा tan बीटा tan गामा लगाया, थीटा बहुत स्मॉल होने से वो अल्फा बीटा गामा के इक्वल आया, और उनकी वैल्यूज मैंने बस पुट करी है। और पुट करने के बाद सिर्फ आर्क वाली टर्म को एक साइड लेके साइन कन्वेंशन यूज करें। तो ये था हमारा आज वाला टॉपिक, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते हैं तो ये उसका एंड रिजल्ट मिलता है, और इस रिजल्ट को आप ध्यान रखना, क्योंकि कल जो हम टॉपिक करेंगे उसमें इसी वाले रिजल्ट को यूज करेंगे, और आपको डायरेक्ट भी ये पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।